नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल जन सरोकार का ऐसा मंच है जहां जनहित के मुद्दे हम लगातार उठाते हैं। उन मुद्दों पर बात होती है जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करती हैं। समस्याओं के निराकरण पर चर्चा होती है और जिम्मेदारों से जवाब तलब किए जाते हैं। आज के सुलगते सवाल में दुर्ग की हम बात करेंगे, जहां लगातार बढ़ते नशेखोरी और बढ़ते अपराधों के कारण आज यहां चिंता का विषय बन चुका है, जिसे लेकर दुर्ग जिले की पुलिस हेल्पलेस हो चुकी है। यहां पुलिस ने पिछले 4 सालों में जिस तरह से जिले में नशे का सामान जब्त किया है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले समय में दुर्ग जिला भी अब उड़ता पंजाब बनने के करीब है। पुलिस ने जिले के थानों से 4 सालों में एनडीपीएस के तहत 207 प्रकरण दर्ज किए हैं और इस दौरान जिले में 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा का नशे का सामान जब्त किया गया है। नशे के सामान में गांजा, ब्राउन शुगर, हेरोइन, नशीली दवाएं शामिल हैं। इनमें खास बात यह है कि जिले में स्कूल कॉलेज के सामने ही ब्राउन शुगर का कारोबार बेखौफ तरीके से अनजान युवक बेचते हैं। पुलिस को भनक तक नहीं लग पाती। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस नशे के कारोबार में कब तक लगाम कस पाती है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे प्रदेश में नशे के बढ़ते कारोबार ने इन दिनों सबको परेशान कर रखा है, जिसमें सबसे ज्यादा मामले दुर्ग जिले से नजर आ रहे हैं। दुर्ग के मोहन नगर में हुई हाल ही की दर्दनाक घटना ने सबको झंझोर कर रख दिया है। नशे में एक मासूम बिटिया के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या की कहानी सबको सोचने पर मजबूर करती है कि क्या दुर्ग नशे का अड्डा बन गया है, क्योंकि दुर्ग के कई स्थानों में नशे का सामान आसानी से मिल रहा है। ऐसे संवेदनशील इलाकों की लंबी फेहरिस्त रायपुर और दुर्ग में है, जहां अवैध शराब, गांजा और चिट्ठा के साथ साथ प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। एक एक कर इन संदिग्ध जगहों की बात करें तो उर्ला अटल आवास, सुलभ कॉम्प्लेक्स के आसपास ड्रग पैडलरों का झुंड नशे का सामान सप्लाई करते हुए दिखाई दे जाता है। तीतुरडीह, यहाँ की गलियों में घूमते हुए किसी पेड़ के नीचे नशीले पदार्थ बेचे जाते हैं। स्टेशन यार्ड सिकोला बस्ती, वो इलाका जो मोहन नगर थाने के ठीक सामने की गली है, जहां मादक पदार्थों की बेखौफ बिक्री की जाती है। अंजोरा में गोडाउन, यहां आलीशान मकान में नशे का कारोबार चलता रहा है, जिसे हाल ही में पुलिस ने क्रैक किया। दुर्ग के नशे कारोबार में चौंकाने वाला तथ्य ये भी है कि शहर के कई इलाकों में महिलाएं नशे का कारोबार चलाती हैं। नशे का बड़ा अड्डा मोहन नगर बन गया है। विजयनगर, ओमनगर, उर्ला, बोना चौक, तीतुरडीह में बेखौफ कारोबार चल रहा है। वैसे इसकी मुख्य वजह नागपुर से नशे का कारोबार संचालित करने वाला गिरोह है, क्योंकि नागपुर से छत्तीसगढ़ में पड़ने वाला पहला बड़ा शहर है, जहां वो अपनी नशे की खेप आसानी से खपाते हैं। बताया जाता है कि नागपुर से ट्रेन में ब्राउन शुगर दुर्ग पहुंचता है और विजयनगर में ट्रैक के पास से फेंक दिया जाता है, जहां से पैडलर उठाकर भी बिकवाली शुरू करते हैं। शराब और दुनिया भर के नशे हैं, जो उर्ला और बघेरा ड्रग का एरिया है, उस एरिया में खुलेआम ब्राउन शुगर, गांजा, अंटा गोली, ये सारे जो जड़ होते हैं नशे में होते हैं। नशा करने के बाद इंसान मानव नहीं रह जाता और राक्षस की प्रवृत्ति के रूप में रह के इस तरह के कृत्य कर रहा है। वो 6 साल की बच्ची हो या 60 साल की वृद्ध हो, किसी को नहीं छोड़ रहा है। 4 सालों में नशे का कारोबार दुर्ग में बढ़ा है, तो पुलिस की कार्रवाई भी तेज हुई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 4 सालों में 207 प्रकरण एनडीपीएस के दर्ज किए गए हैं। वहीं 2 करोड़ 80 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया है। नशे के सामानों में ब्राउन शुगर, हेरोइन, नशीली दवाएं शामिल हैं। नशे की खेप का दुर्ग आना और लगातार नशे का सामान पकड़े जाने के बाद प्रशासन भी यहां ज्यादा सतर्क हुआ है। जनप्रतिनिधियों ने भी इस मामले में दबाव बनाया है, जिसका नतीजा है कि पुलिस को भी कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा है। यहाँ सुशासन नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, सरकार नियंत्रण से बाहर है, प्रदेश की जनता भगवान भरोसे है। नशे के कारोबार को भी सरकार की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है कि शराब की दुकानें, अभी सुनने में आया हाल ही में कि जिन रेस्टोरेंट्स में खाने की व्यवस्था होगी वहां पे पीने की भी व्यवस्था होगी। इस प्रकार से हम कितना नियंत्रण कर पाएंगे इस तरह के अपराधों पर, ये भी बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ की सरकार के ऊपर। तो मैं यही विनती करूंगा कि सरकार भी इन चीजों पर संज्ञान ले और यहाँ की प्रशासन बहुत ही सख्ती है कि जो लोग नशे का व्यापार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनके ऊपर रोक लगाई जा सके। दुर्ग में सूखा नशा सुबह शराब की कमी को पूरा करता है।
इसलिए सुबह गांजा और पाउडर बेचने वाले सक्रिय रहते हैं। इन नशे में डूबे लोगों ने ही बड़ी बड़ी आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया है। नशे के फलते फूलते कारोबार पर कई बार आवाज उठी, जिम्मेदार लोगों ने इसको ध्यान भी दिलाया। शिकायत करने वाले तो कई हैं, पर नशे के कारोबार का विस्तार नहीं रुका। नशा के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। नशा पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है सरकार। नशा पे कंट्रोल होना चाहिए और जो लोग इस कारोबार से जुड़े हैं, जो लोग ये अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके ऊपर नकेल कसी जानी थी। लेकिन फिर से अभी छोटे छोटे रूप में जो मादक द्रव्य और नस्ली दवाइयाँ जो वितरित बेचा जा रहा है, उसके खिलाफ मैंने माननीय गृह मंत्री जी को निवेदन किया था। गृह मंत्री जी ने एक्शन के लिए कहा। नशे के कारोबार से पुलिस भी अनभिज्ञ नहीं है। कहां पर क्या हो रहा है, सारी जानकारी पुलिस को है। वैसे कहने को तो पुलिस ने कई कार्रवाइयां भी की हैं। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, पर इंटर स्टेट तस्करों के लिए मुफीद जगह दुर्ग ही है, जहां से वो अपना कारोबार लगातार संचालित कर रहे हैं। इस मामले को लेकर पुलिस गंभीरता बरतने की बात कह रही है। तभी अपने दौरे के दौरान दुर्ग में डीजीपी ने नशे पर सख्त कदम उठाने की बात कही थी। ये नशाखोरी हमारी सही में बहुत बड़ी चुनौती है और नशाखोरी के बारे में मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि नशा रोकने का 3 तरीका है। एक तो सप्लाई कम हो, तो सप्लाई कम करने का काम हम करते हैं। जहाँ भी कोई सप्लाई गलत तरीके से हो उसको पकड़ते हैं, रोकते हैं। दूसरा काम है कि जो डिमांड है, जो लेने वाले लोग हैं, उनमें ही किसी तरह की चेतना हो और वो कम उसकी मांग करें। और तीसरा जो मुख्य बात ये है कि जब उसका इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है, वो उन पर कम। तो हमारा सबसे बड़ी चुनौती नशे के खिलाफ यही है कि आप सभी समाज के सभी सबके बच्चे हैं, आप लोग अपने घर परिवार जिस भी स्तर पर है संभव है नशे के खिलाफ काम करते रहिए। कभी एजुकेशन का हब माने जाने वाला दुर्ग बड़े किसानों का इलाका कहलाता है। पैसे की यहाँ कमी नहीं है, पर नशे की गिरफ्त ने इस जिले के विकास को रोक दिया है और आपराधिक मानसिकता को बढ़ाया है। ऐसे में दुर्ग को अभी भी नशे की गिरफ्त से निकलने के सार्थक प्रयास की जरूरत है। इसके लिए पुलिस प्रशासन पर ही सारी निर्भरता नहीं छोड़ी जा सकती, सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो नशे का दुर्ग, आखिर ये दुर्ग जो कि इतना सुंदर था, इतना बेहतरीन था, ये नशे की जद में कैसा आ गया और कैसे जो नशे के सौदागर हैं यहाँ पर सक्रिय हो गए और लगातार युवाओं को अपनी चपेट में ले रहे हैं, ये आज का सुलगता सवाल है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जिम्मेदारों से जवाब लेने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर इस पूरी जिम्मेदारी को कौन लेता है और आगे क्या कदम बढ़ाया जाए ताकि दुर्ग को नशे की जद से बाहर निकाला जा सके। ग्राउंड का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को कवर भी किया है। सुबोध जी, बेहद चिंता का विषय है कि जिस तरह से लगातार आपराधिक घटनाएं दुर्ग में बढ़ी हैं, कहीं न कहीं नशा इसके पीछे बड़ा कारण माना गया है। यदि पिछले 1 साल की रिपोर्ट हम देखें सुबोध जी, तो कितने मामले ऐसे सामने आए जो नशे से जुड़े हुए थे और फिलहाल क्या कार्रवाइयां की जा रही हैं? देखिए अमित जी, अगर नशे के व्यापार के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि अभी हमने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि लगभग 3 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा का माल पिछले 3 से 4 सालों में जब्त किया गया। जो आरोपी हैं उन्हें भी पकड़ा गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा पता चलता है कि अगर महीने की बात करें तो यह 6 से 7 करोड़ का हर महीने का व्यापार दिखता है। और यही वजह है कि इसमें यह इतना आसान और बिना लाइसेंस और अवैध तरीके से फल फूल गया, क्योंकि इसकी उपलब्धता आसपास के इलाकों से सबसे ज्यादा है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा से मादक पदार्थ गांजा आ जाता है, मध्य प्रदेश से अवैध दारुएं, अवैध शराब की बोतलों की खेप आ जाती है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र से जो मेडिकल गोलियां होती हैं, खासकर जिन्हें मिलाकर कंपोजिशन बनाकर इंजेक्शन के थ्रू या फिर स्मेल के थ्रू या फिर किसी तरह गोली के रूप में से लिया जाता है। तो इस तरीके से कई करोड़ रुपए यानी कि 8 से 10 करोड़ हर महीने का हिसाब लगता है। तो ऐसे में यह इसलिए भी इस चरम पर पहुंच गया और सारे, चूंकि यहाँ पर युवाओं की भीड़ सबसे ज्यादा है। हमने अपनी खबर के माध्यम से भी बताया कि एजुकेशन हब के रूप में भी दुर्ग जिले को जाना जाता है। भिलाई दुर्ग की बात करें तो यहाँ पर अधिकांशतः जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और जो
वहां से भी होनहार बच्चे निकलते हैं, लेकिन बाहर से पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी यहाँ सबसे ज्यादा है। और ऐसे में युवाओं के बीच नशे को लेकर एक खास मोह देखा जाता है, आकर्षण देखा जाता है, और यही वजह होती है कि जितने पैडलर हैं ऐसी जगहों पर अपने नशे के व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, और जो युवा जगत है, चाहे वो युवक हो या युवतियां हो, नशे की गिरफ्त में लगातार होती जाती दिखाई देती हैं। कहने को तो धुआं उड़ाना गैर कानूनी है, पर आमतौर पर देखा जाता है कि जो छोटे मोटे परचून की दुकानें, वहां भी लड़के लड़कियों को धुएं के कश लगाते देखे जाते हैं, और लुक छिप कर नशीली जो पदार्थ हैं, जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रतिबंधित है, NDPS में आती हैं, तो ऐसी दवाइयों और ऐसी गोलियों और ऐसी चीजों को खरीद फरोख्त करके वे इसके शिकार भी हो जाते हैं। और अंततः यह होता है कि या तो नशे में धुत युवतियों के साथ अनाचार का मामला सामने आता है, हत्या का मामला सामने आता है, और जो युवक हैं जो नशे के गिरफ्त में होते हैं, इस तरह के कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। अमित जी सुबोध जी, और हमारे साथ इस समय स्थानीय नागरिकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। हमारे साथ आशीष सावरकर जी जुड़े हुए हैं दुर्ग से ही। आशीष जी, दुर्ग में आप निवास करते हैं और क्या मानते हैं, जो नशे की आदत है युवाओं में, यहाँ के खासकर क्षेत्रों में बताया जाता है कि लगातार धड़ल्ले से ये नशे का कारोबार जारी है, कितनी गंभीर समस्या के तौर पर इसे देखते हैं और किसकी जवाबदेही आप मानते हैं? नमस्कार सर, धन्यवाद देना चाहूंगा सर मुझे चुनने के लिए। जी सर, मैं कहना चाहूंगा हमारे देश की पहचान तो युवा शक्ति है सर, और देश का भविष्य भी युवा ही है। परंतु आज जिस तरीके से आज के युवा नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं सर, उसे देखकर बहुत ही बुरा लगता है। नशा एक अभिशाप के रूप में होता है। नशे से युक्त व्यक्ति जीवन में समय से पहले ही मृत्यु का शिकार हो जाता है। हमारे क्षेत्र में हम देखते हैं सर कि आज बीड़ी, शराब, गांजा, ब्राउन शुगर, तंबाकू, दवाइयां, इंजेक्शन इत्यादि तरीकों से उन्होंने नशा को कर रखा है। नशे करने वाला वर्ग अधिकतर हम देखते हैं बेरोजगार वर्ग से होता है, जिनके पास कोई काम धाम नहीं होता, और इससे वो गलत संगति में पड़ जाते हैं और बेवजह नशा करने लगते हैं, जिसके बाद कई तरह के क्राइम को जन्म देता है, जो अभी तक अधिकतर क्षेत्रों में हो रहा है। इन लोगों को हम देखते हैं अधिकतर सर, इनको परिवार मित्र या समाज से कोई मतलब नहीं होता, इन्हें बस किसी भी परिस्थिति में नशा करना होता है। हमारे क्षेत्र में हम देख रहे हैं पड़ोसी राज्यों से बहुत ही भारी मात्रा में नशा आता है। क्षेत्र में निवास वही सवाल आशीष जी, इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी आप देखते हैं? क्या यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है या फिर और व्यवस्थाएं हैं वो फेल साबित हो रही हैं, आप मानते हैं? कुछ तो प्रशासन की भी कमियां हैं और कुछ हम चाहेंगे कि हमारी जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जी। जब तक हम प्रशासन और पुलिस को ही अगर हम हमेशा दोषी ठहराएंगे तो सही नहीं होगा। हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, हमें भी अपने तरबियों को लेकर देखना पड़ेगा। हमको कोशिश करनी पड़ेगी कि जितने नशे से युक्त व्यक्ति हैं उन्हें हमें ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करने की जरूरत है। उन खतरों के बारे में, जो नशे से होने वाले जितने भी खतरे हैं उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। नशे को छोड़ने के बाद या नशे के साथ करते हुए जो उनको तनाव महसूस होता है उससे भी उनको निपटने के लिए हमको समझाना पड़ेगा। परिवार और मित्रों का सहयोग जरूरी है ताकि वो उन सब चीजों से, परिस्थिति से बाहर निकल सके। उनको अच्छे से अच्छी स्वस्थ जीवन शैली की जरूरत है, संतुलित भोजन आहार की जरूरत है। साथ ही साथ वो अगर धर्म और आस्था के माध्यम से जुड़े तो अपने जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं। साथ ही साथ मैं चाहूंगा सरकार से कि सरकार नशे से निपटने के लिए ऐसे संसाधन जुटाए जिससे हर व्यक्ति उससे बाहर निकल सके, और कुछ NGO उस पर मदद करे ताकि लोगों को जल्द से जल्द नशे से निकलने में मदद हो सके। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही आशीष जी की सिर्फ प्रशासन पर इसकी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी जा सकती बल्कि आम नागरिकों का भी ये दायित्व बन जाता है। बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इसी क्रम में हमारे साथ निशांत ताम्रकार जी भी जुड़े हुए हैं। निशांत जी, दुर्ग में नशा एक बहुत बड़ी समस्या बनकर लगातार उभरता जा रहा है और हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं वो इसकी बानगी है कि किस तरह से नशे की लत में आकर व्यक्ति कुकृत्य कर बैठता है। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें निशांत जी, क्या आप मानते हैं दुर्ग के आसपास के भी जो क्षेत्र है, क्या वहां से इसका कारण आप मानते हैं कि नशे की खेप दुर्ग पहुंचती और यहाँ के युवाओं को अपना शिकार बना रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा नशे का जो अड्डा बन गया है मोहन नगर क्षेत्र। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ जो नशे के इसमें कारोबार में सबसे ज्यादा संलिप्त मोहन नगर क्षेत्र माना जाता है, और जहाँ महिलाएं भी शामिल होके नशीली चीजें, नशीली दवाइयाँ और जो भी है नशे के जो हैं उस सब चीजों में संलिप्त नजर आ रही है। और 4 सालों में जिस तरह से जिले में नशे का जो सामान बिक रहा है ये ज्यादातर महिलाओं पे भी प्रभाव पड़ रहा है कहीं ना कहीं। जी निशांत जी, क्या आप मानते हैं क्या कदम उठाए जा सकते हैं ताकि दुर्ग को नशे की गिरफ्त से बाहर निकाला जा सके? जी, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा सर कि इसमें पेट्रोलिंग की जो व्यवस्था है और पुलिसिंग
इसमें सबसे बड़ा वो है सर, पेट्रोलिंग समय पे नहीं होती है और आरोपियों के जो रहते हैं हौसले वो बुलंद होते जाते हैं सर। चलिए, बहुत धन्यवाद निशांत जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो रहवासियों की प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही है इस पूरे विषय पर। सुलगते सवाल कार्यक्रम में ग्राउंड का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुबोध जी, एक बात यहाँ पर जो नागरिकों की तरफ से भी सामने आई है वो ये है कि निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन का दायित्व है, लेकिन आम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। वहीं दूसरी बात ये भी है सुबोध जी कि पुलिसिंग और पेट्रोलिंग ये कितनी हमारी मजबूत है ये भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि कई वाक्य ऐसे भी आए हैं कि ट्रेन के माध्यम से भी इसे सप्लाई किया जाता है, आउटर में फेंक दिया जाता है खेप को, वहां से फिर कलेक्ट करके उसका क्रय विक्रय शुरू होता है। तो पुलिस को तो इस बात की निश्चित तौर पर जानकारी होगी, लेकिन जहां तक गश्त की बात है, जहां तक पुलिस के मुखबिर तंत्र की बात है, जहां तक मॉरल पुलिसिंग की बात है, क्या आप मानते हैं ये सारी व्यवस्थाएं मजबूत है दुर्ग में या फिर कहीं कोई कमी भी देखी जा रही है? देखिए अमित जी, बहुत सही सवाल है और सही बात भी कही आपने। छत्तीसगढ़ में सबसे जो संवेदनशील मुद्दा है, मामला मसला है, वह नक्सली है और नक्सली के बाद नशा सबसे बड़ा कारण है इस छत्तीसगढ़ की धरा को बर्बाद करने में। और अगर आप जैसे ने कहा कि जो तस्कर होते हैं वह कहीं ना कहीं रेलगाड़ी के माध्यम से या तमाम आवागमन के साधनों के माध्यम से नशे के पदार्थों को दुर्ग जिले तक पहुंचाते हैं, अपने सेंटरों तक, अपने पेडलरों तक पहुंचाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं होती होगी, अगर होती भी होगी तो उस तक पहुंचकर सीधे जड़ तक कार्रवाई करने में पुलिस अक्षम साबित होती है। बहुत एक बड़ी बात भी है कि जिस तरीके से पुलिसिंग होनी चाहिए, खासकर गश्त की बात हो और खुफिया तंत्र को और ज्यादा मजबूत करने की बात हो, तो यहाँ पर दुर्ग पुलिस फेल दिखाई देती है। हालांकि बहुत से मसलों पर जो जमीनी पैडलर होते हैं उन तक तो पहुंच जाती है और सामान की जब्ती भी होती है, नशीले पदार्थों की जब्ती होती है। और जैसा कि मुझसे पहले एक आम नागरिक निशांत जी ने बताया कि सामान के साथ साथ पुरुष और महिला वर्ग भी इसमें बहुत ज्यादा शामिल है नशे के कारोबार में, तो उनकी भी गिरफ्तारी होती है। लेकिन जो मुख्य बिंदु है यानी कि उनके सरगना, इन नशे के पदार्थों के सरगनाओं तक आखिर पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाती? ऐसी क्या मजबूरी है दुर्ग पुलिस की और छत्तीसगढ़ पुलिस की कि बॉर्डर से आने वाले नशीले पदार्थों पर रोक लगाने में तो सक्षम नहीं है, लेकिन उन नशीले पदार्थों को यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर दुर्ग जिले तक पहुंचाने वाले पैडलरों तक या फिर सरगनाओं तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाती? कहीं ना कहीं इनका कमजोर खुफिया तंत्र सामने दिखाई देता है। अमित, बिल्कुल सुबोध जी। और इस समय हमारे साथ एक छात्रा जुड़ी है दुर्ग से, तेजस्विनी सिंह। तेजस्विनी जी, निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये जो नशे का कारोबार है अभिशाप है। बहुत सारी परेशानियों का सामना बतौर छात्रा आप लोगों को भी करना पड़ता होगा, क्योंकि जिस तरह से हाल फिलहाल में घटनाएं हमने देखी हैं उससे कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हुए हैं। क्या वजह आप मानती हैं दुर्ग में इस पूरे कारोबार को लेकर नशे के, और किसकी जवाबदेही आप देखती हैं? फिलहाल तो नशे का जो ये मुद्दा है जी, जो युवक युवतियों को सामना करना पड़ रहा है, नशा जो चल रहा है जी, नशा जो ये चल रहा है दुर्ग जिले में जी, इसकी वजह से ही छेड़छाड़ का मामला आगे आता है। छेड़छाड़ की वजह से जो समाज में बुरी जो चीजें हैं वो आगे बढ़ रही है। बिहार बुजुर्ग में वो भी नशे का ही एक परिणाम है जी। अगर नशा छोटे से लेकर के बड़े स्तर पर आप देखा जाए तो जी जी तेजस्विनी जी जी तेजस्विनी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है स्टूडियो से? चलिए इनसे संपर्क फिर से करने की कोशिश करेंगे हम। सुबोध जी का रुख कर लेते हैं। सुबोध जी, महिलाओं के लिए तो हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर ये नशा अभिशाप है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि नशे के चलते ही घटित हुई हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी सामने आई यहाँ पर जो पुलिस ने खुलासा किया है कि कुछ जगहों पर महिलाएं ही इस कारोबार को संचालित करती हैं। तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती फिर हो जाती है पुलिस के लिए भी सुबोध जी? देखिए अमित जी, जब महिलाएं ऐसे कारोबार और ऐसे बुरे यानी कि नशे के कारोबार, ऐसे बुरे कारोबार में असंवैधानिक कारोबार में संलिप्त नजर आती हैं तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होती है। एक तो महिला का ऐसे नशे के कारोबार में शामिल होना, उसके बाद उन तक पहुंचने के लिए वो तमाम मशक्कत, तमाम कानूनी प्रावधान, क्योंकि एक
पुरुष पुलिसकर्मी को किसी भी महिला को छूने का भी अधिकार नहीं है, उसे पकड़ने का अधिकार नहीं है। और दूसरा, महिलाओं की भर्ती भी बहुत कम है, जो महिला पुलिसकर्मी है उनकी संख्या कम है। अगर 10 पुलिसकर्मी एक थाने में है तो मात्र 2 महिला पुलिसकर्मी उस थाने में उपस्थित दिखाई देती हैं। तो ऐसे में जो कार्रवाई की गति है वह धीमी पड़ जाती है, और जो महिला जो नशे के सौदागरें हैं वह इससे बचने में साफ निकल जाती हैं, बच जाती हैं। और महिलाओं के ऊपर शक सबसे बाद में आता है, पहले पुरुषों पर शक होता है कि जो व्यक्ति नशा कर सकता है वह नशे का कारोबार भी कर सकता है, लेकिन साथ में जो अगर महिला है तो वह कहीं ना कहीं इससे केवल सहकर्मी के रूप में होगी, सहयोगी के रूप में होगी, मुख्य संरचना नहीं होगी। लेकिन अगर पिछले एक रिकॉर्ड अगर दुर्ग जिले के खंगाले जाएं तो एक महिला के साथ 2 पुरुष पकड़े जाते हैं, कभी 3 पुरुष आरोपी पकड़े जाते हैं। तो और साथ में पता चलता है कि उसकी सरगना महिला ही थी, बस वो पुरुष का नाम लेती थी, लेकिन काम सारा कुछ महिला के द्वारा किया जाता था। तो एक बड़ी चुनौती भी साबित हो रही है, न केवल पुलिस के लिए बल्कि आम समाज के लोगों के लिए और ऐसे संस्थाओं के लिए भी जो कहीं ना कहीं नशाखोरी को प्रतिबंधित करने और रोकने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। लेकिन जब महिलाओं का वजूद सामने आता है तो वह वहां रुक जाते हैं, ठिठक जाते हैं, एक दूसरी चुनौती का सामना भी उन्हें करना पड़ता है। अमित जी। बिल्कुल सुबोध जी, और कहीं ना कहीं नागरिक भी यही मानते हैं, लेकिन अब हमारे साथ जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधियों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। हमारे साथ पीसीसी मेंबर छत्तीसगढ़ संजय धनखड़ जी भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, नशे का कारोबार पूरी तरह से दुर्ग में अपना नेटवर्क स्थापित कर चुका है। सबसे बड़ी बात यह है संजय जी की कार्रवाइयां भी हुई है, लेकिन अभी तक इसमें लगाम नहीं लग पाई है। क्या कमी आप देख रहे हैं, कहां पर हम लैग कर जा रहे हैं जिसकी वजह से दुर्ग नशे की गिरफ्त से आजाद नहीं हो पा रहा है? दुर्ग नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ नशे में है जी। आप दुर्ग को मत मानिए, पूरा छत्तीसगढ़ नशे में है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तब तब नशे में, नशे का कारोबार, सट्टा जुआ सब फलता फूलता है। क्योंकि इसका सादा जीता जागता उदाहरण है जी। 2024 में बलात्कार के मामले 2511 बलात्कार के मामले खुद विधानसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने माना है कि पूरे प्रदेश में 2546 बलात्कार हुए हैं जी। और मर्डर के मामले में सरकार ने माना है कि मर्डर के मामले में 1425 डकैती हुई इस प्रदेश में 2024 में। ठीक है, बलात्कार तो 4903 बलात्कार हुए हैं 2023-24 में। तो जैसे जैसे जब जब भाजपा की सरकार आती है ये लॉ एंड ऑर्डर कुछ जीरो। छत्तीसगढ़ में दुर्ग का इतिहास देख रहे हो आप, दुर्ग में इतने मर्डर हुए हैं एक साल में, दुर्ग शहर में ही 14 से 15 मर्डर हुए हैं एक साल में सिर्फ जी। और सिर्फ पुलिस प्रशासन और शासन लिपापोती करती है ना। तो आज मंदिर से आगे चले जाइए, पटरी पार चले जाइए, 6 बजे के बाद आम आदमी वहां जा नहीं सकता। कानून नाम की कोई चीज नहीं है जी। कोई भी नशे में आदमी किसी को मार रहा है, पुलिस प्रशासन सिर्फ लिपापोती कर रही है और अपने आप को शाबाशी दे रही है। छत्तीसगढ़ में प्रशासन पूरी तरह से फैल है, सरकार पूरी तरह से फैल है जी। बिल्कुल, लेकिन आप भी एक जनप्रतिनिधि है संजय जी, और बतौर नागरिक भी हम जानना चाहेंगे कि क्या कदम आप लोगों के माध्यम से भी उठाए गए हैं? क्या इस पूरे विषय को लेकर आप लोग कोई बड़ा कदम उठाने की जद में है, या फिर कोई जल्दी बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी करती दिख सकती है नशे के खिलाफ? कांग्रेस पार्टी तो शुरू आंदोलन करते दिख रही है। हम तो वार्ड में भी अभी सामाजिक स्तर पर बैठक ले रहे हैं, वार्ड में बैठक ले रहे हैं, नशा मुक्ति के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार का रवैया उसमें उल्टा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। आज आप एक शहर का टीआई है, टीआई को पूछिए आप कि आपके अंडर में कितने वार्ड आते हैं और कौन सा वार्ड में आपने जाके वार्ड के लोगों से पूछा है कि आपका वार्ड का अपराधी कौन है जी। जिस काम को पुलिस को करना चाहिए उस काम को हम कर रहे हैं सामाजिक स्तर से, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर आप कहीं गरीब का ही बेटा क्यों जेल जाता है, गरीब का बेटा क्यों नशा करता है। आज इसको सुधारने का समय है, क्योंकि जो भी बिगड़ रहा है, जो स्थितियां बन रही है, कहीं न कहीं सरकार के कारण आज प्रदेश जो है ना ये बदतर स्थिति से बदतर स्थिति में जा रहा है। खासकर तो दुर्ग और जा रहा है। दुर्ग का नाम एक समय इतिहास के पटल पर रहता था, लेकिन आज जब से बीजेपी की सरकार आई है दुर्ग का इतिहास सिर्फ अपराधी का, नशे का, बलात्कार का ये बनता जा रहा है जी। सरकार विफल है, विधायक को कोई मतलब नहीं है, सांसद को कोई मतलब नहीं है। एक भी स्टेटमेंट सांसद का आया हो इस घटना में तो बता दो आप, अपराध के मामले में, नशा के मामले में जी। चलिए, तो कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर कांग्रेस पार्टी बता रही है, जिसकी वजह से दुर्ग अभी तक नशे की जद में। बहुत धन्यवाद आपका संजय जी हमसे जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ संजीत विश्वकर्मा जी जुड़े हैं, जो कि प्रदेश संयोजक हैं आम आदमी पार्टी से। संजीत जी, दुर्ग में लगातार नशा फैल चुका है और लगातार दावे भी होते हैं पुलिस की तरफ से कि हम कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण आप मानते हैं कि इतनी कार्रवाइयों के बावजूद भी पूरी तरह से दुर्ग जो है नशे से मुक्त नहीं हो पा रहा?
देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, आज कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश भर में जहां पे पहले तो ये दम भरा जाता था कि डबल इंजन की सरकार है, आज उसी दुर्ग शहर में जहां पे ये नाबालिग मासूम बच्ची के साथ में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, इतनी संवेदनशील घटना हुई, ये वहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार है, वहां पे महापौर भी इन्हीं के हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि उन्हीं के क्षेत्र में जहां पर ये घटना घटी, वहां से महज 100 मीटर की दूरी पे जहां पे हमारी जांच समिति पहुंची हुई थी आम आदमी पार्टी की, उन्होंने पता लगाया कि खुलेआम में यहाँ पे चरस, गांजा, अफीम का बिक्री हो रहा है। तो मतलब ये जो सरकार है, सरकार की नीयत तो पूरी तरह से साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में ना प्रशासन है, ना उनका खुद का ही कोई शासन की कोई योजना है कि जो यहाँ पे बेहतर कर सके। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि जब सरकार स्वयं ही नशे के कारोबार को बढ़ावा दे रही हो, उसने खुद 67 नए शराब के दुकान पूरे छत्तीसगढ़ में फिर से खुलवा दिए, तो इनका कहां तक कंट्रोल होगा कि किसी प्रकार के अपराधों को रोका जा सके। और उस जांच में हमने ये पाया कि जिसे आरोपी बनाया गया है अभी तक, वह खुद भी बहुत बड़ा नशे का आदी था। तो हम तो पूरी तरह से इसमें सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, और जहां पे डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार की बात होती है, तीनों के तीनों बिल्कुल नाकाम है और इनसे शासन प्रशासन की व्यवस्था बिल्कुल नहीं समझ सकती है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका संजीत जी हमसे जुड़ने के लिए, और सुबोध जी भी हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया और पूरी जानकारी हम तक पहुंचाई। सुबोध जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सुलगते सवाल में हमने जानने की कोशिश की कि आखिर दुर्ग में जो नशे का बढ़ता कारोबार है, इसके पीछे की वजह क्या है। वजह तो साफ है, लेकिन अब देखना होगा कि कार्रवाइयों की दिशा और कितनी तेज गति से आगे बढ़ती है और पूरी तरह से हमारा जो दुर्ग है नशे की जद से मुक्त हो पाता है। बहरहाल, आज के सुलगते सवाल में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक बड़े विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।